Welcome everybody. This is our ninth class in JEE Mains previous year questions for chapter electric charges and field. Before this video, we have made 8 videos in this series and all of those videos can be found on our YouTube channel and playlist sections of our YouTube channel. And we have also started similar series for NEET previous years. So if you have some friends of yours which are studying for NEET, preparing for NEET and want to attempt previous years, so they can also visit our channel and they can find their dedicated playlist in the playlist section for all the chapters like we are making for the JEE. And again, if you like these videos, then do press the like button, share as much as possible, and subscribe to our channel. Also, if you want to support us financially, you can scan any of these QR codes and donate us whatever amount you want. With your donation, we will be able to keep on making such quality videos. So, with this, let's start today's video. I think in previous video, we were with question number 458 or something, 57, 58. This was 57. Yes, so this was the question which we discussed previously in the length. And let's start the next question for today's. So here it is. Electric dipole is formed by two equal and opposite charges Q with separation D. The charges have same mass M. It is kept in a uniform electric field E. If it is slightly rotated from the equilibrium orientation, then the angular frequency is. तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे angular frequency क्या होगी सिस्टम की. सो फॉर दैट व्हाट वी डू, हम यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे रोटेशन की बात हो रही है तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो टॉर्क है, टॉर्क इन्वॉल्व होगा और हम यहाँ पे टॉर्क के हेल्प से वैल्यूज को सॉल्व करेंगे. सो साइड कर देते हैं थोड़ा सा. लेट्स एडजस्ट पेन विड्थ नाउ. बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि ये एक डायपोल है और उसको स्लाइटली हमने रोटेट किया है. तो जब हम उसको स्लाइटली रोटेट करेंगे तो किसी भी डायपोल पर जो लगने वाली टॉर्क है उसका फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय माइनस पी क्रॉस ई. और इसको आप लिख सकते हो माइनस पी ई साइन थीटा. नाउ बिकॉज यहाँ पे जो थीटा है, इट इज मेंशन दैट थीटा इज स्मॉल. यहाँ पे जो थीटा है वो स्मॉल है तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं यूज, जिसमें जो साइन थीटा है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. सो यहाँ पे जो टॉर्क हो जाएगी, टॉर्क विल बिकम इक्वल्स टू माइनस पीई थीटा. तो हमारे पास ये टॉर्क के लिए एक फॉर्मूला बन जाता है ना. हमारे पास टॉर्क के लिए अनदर फॉर्मूला भी होता है दैट जो टॉर्क होती है, जो रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी जो हमने चैप्टर किया था वहां पे टॉर्क गिवन, टॉर्क को दिया जाता है टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा. सो दोनों को अगर कंपेयर करें सो वी विल गेट आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस पीई थीटा. और यहां से हम अल्फा के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं दैट अल्फा इज इक्वल टू माइनस पीई बाय आई इंटू थीटा. ना ना अब यहाँ पे हम यूज करेंगे जो एस एच एम का हमारा चैप्टर था. एस एच एम का चैप्टर होता है वहां पे एस एच एम के लिए एक बेसिक इक्वेशन हम बनाते हैं. सपोज कीजिए अगर आप हॉरिजॉन्टल या एक्स डायरेक्शन में एस एच एम कर रहे हैं तो वहां पे एस एच एम की इक्वेशन बनती है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ए टाइम्स एक्स इज इक्वल टू जीरो. और यहाँ पे जो ये ए होता है इट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द एस एच एम. तो जो ये इक्वेशन है इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे, लेट मी शो यू. नाउ वी कैन राइट इट लाइक अल्फा प्लस पीई बाय आई इंटू थीटा इज इक्वल टू जीरो. और अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी. अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी. और जो डी ओमेगा है, ओमेगा को लिखा जा सकता है डी थीटा बाई डी टी. सो इन शॉर्ट इट बिकम्स डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर. सो जो ये पूरी इक्वेशन है इसको लिखा जा सकता है डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस पी ई आई इंटू थीटा इक्वल्स टू जीरो. तो जो ये इक्वेशन है
और जो ये इक्वेशन है दोनों यहाँ पे सिमिलर है। और जो ये कांस्टेंट होता है, यहाँ पे एक्स में इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थीटा में है, तो जो ये वाला कांस्टेंट है इट इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ द ऑसिलेशन या एसएचएम। तो यहाँ से जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, सो ओमेगा कम्स आउट टू बी पीई बाय आई, जहाँ पे पी डायपोल मोमेंट है और डायपोल मोमेंट क्या होते हैं, चार्ज इनटू डिस्टेंस। सो पी इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज अगर क्यू है इनटू जो दोनों के बीच का सेपरेशन है दैट इज डी, ये हमारे पास हो गया। और यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे सिनेरियो ऐसा होगा कि ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है दैट इज डी। नाउ बिकॉज जो डायपोल मूवमेंट है वो अपने सेंटर के अराउंड रोटेट होगी, तो इसका यहाँ पर सपोज कीजिए सेंटर है, तो दिस डिस्टेंस विल बी d/2 एंड दिस डिस्टेंस विल बी d/2। एंड अज्यूमिंग कि हम यहाँ पे सेम मास के चार्जेस लेते हैं, और एज ऑलरेडी मेंशन कि जो चार्जेस हैं वो सेम मास के हैं, तो जो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ m इंटू d/2 ऑफ स्क्वायर, सो md²/2। ये हो जाएगा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वैल्यूज इधर पुट कर सकते हैं नाउ हम। सो ओमेगा कम्स आउट टू बी QD इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय md²/2, डी से डी कैंसिल हो जाता है और यहाँ से बन जाता है 2QE बाय mt। सो कंपेयर करें अगर हम, here it is, जो ऑप्शन बी है दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ एंगल 45 डिग्री, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट गिवन है हमें, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, किसी भी डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ पी डॉट ई, और आप इसको लिख सकते हो पी ई इंटू कोस ऑफ थीटा। यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है इट इज 10⁻⁻29, so negative -29, electric field 1000, and cos of theta is 45, so 1/√2। now जो 1/√2 होता है हमारे पास इट इज 0.707, so इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -10⁻26 और यहाँ पे आता है 0.707, so we can write it like 7.07 नेगेटिव साइन -27, बिकॉज यहाँ पे हम इसको आगे लेके आए तो -1 एक और एडिशनल ऐड हो जाएगा। सो हियर इट इज, जो ऑप्शन बी है दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो चार्जेस -q एंड +q लोकेटेड एट ए एंड बी, सो ए और बी पे जो चार्जेस हैं और ये आप देख सकते हैं डायपोल फॉर्म कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली, कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक डायपोल। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 2a, ये वाला डिस्टेंस 2a है हमारे पास। O is the midpoint of the dipole and OP is the perpendicular to AB, मीन्स ये जो दो आपके पॉइंट हैं, ये P पॉइंट और P डैश पॉइंट, ये क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट्स हैं यहाँ पे, नॉट एक्सियल पॉइंट्स। एंड OP is equal to y is greater than, y is very large as compared to distance या और AB। The charge Q experience an electrostatic force F if Q is now moved to P dash such that OP is equal to y/3, the force on the Q will be close to, तो हमें y/3 भी P2 से ग्रेटर है। सो इन दिस क्वेश्चन हम क्या करेंगे, जो डायपोल होती है उसके द्वारा जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है उसकी वैल्यू वी नो, और बिकॉज ये ऑलरेडी गिवन है इन बोथ सिनेरियोस दैट y is also greater than 2a and y/3 is also greater than 2a, तो जो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला होता है वहां पे इक्वेटोरियल प्लेन में वो हम यूज कर सकते हैं। तो इक्वेटोरियल प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो डायपोल के द्वारा दैट इज -p
बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड आर क्यू। और जो फोर्स होता है, फोर्स इज गिवन बाय, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स निकाल लो, दैट इज गिवन बाय क्यू टाइम्स ई। सो नाउ पहले हम निकालते हैं फोर्स ऑन पॉइंट पी। पी पॉइंट पे फोर्स कितना होगा, दैट इज क्यू, जो कि चार्ज हमारा कैपिटल क्यू है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, सो क्यू इनटू माइनस पी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नोट, डिस्टेंस जो यहाँ पे हमारे पास है ओपी, ओपी की वैल्यू है वाई, सो वाई क्यूब। नाउ सिमिलरली एफ पी डैश पे हम निकालते हैं, एफ पी डैश हो जाएगा क्यू टाइम्स ई पी डैश, सो क्यू एज इट इज, डायपोल मोमेंट फिक्स है एज इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नोट, जो ये डिस्टेंस है ओ पी डैश का, दैट इज y/3, सो y/3 क्यूब। और यहाँ पे क्यूब होगा तो 3 क्यूब 27 होता है, और ऊपर चला जाएगा, सो 27 टाइम्स क्यू माइनस पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट वाई क्यूब। और आप ये देखते हैं जो ये वाली वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू एफ पी, सो एफ पी डैश इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ एफ पी, एंड हमें यही रिलेशन फाइंड आउट करना है, दैट फोर्स ऑन क्यू विल क्लोज टू, सो जो ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पे, दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A charge q is placed at a distance a by 2 above the center of the square surface of the edge as shown in the figure. Electric flux passing through the surface is. So यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो सरफेस के जस्ट ऊपर है, और इससे a/2 के डिस्टेंस पे ऊपर है। सो इस टाइप के क्वेश्चन को जब आपको सोल्व करना होगा तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप यहाँ पे एक क्यूब या एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म कर सको इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड, बिकॉज इसके नीचे अराउंड ऑलरेडी एक स्क्वायर गिवन है, तो हम क्या कर देते हैं, इसके अराउंड एक क्यूब फॉर्म कर देते हैं, और आपका जो क्यूब है इट विल समथिंग लाइक दिस। ये हमारा क्यूब होगा ऐसे। जो चार्ज पार्टिकल है, क्यूब की साइड हम ये ए लेते हैं, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, हाइट ब्रेथ और लेंथ सभी ए होंगे। चार्ज पार्टिकल यहाँ पे सेंटर में है, और उसकी हाइट फ्रॉम द मिडल सेंटर ऑफ द बेस प्लेन ये कितनी होगी, इट इज a/2। सो नाउ हमारे पास जो इस पूरे का ये जो चार्ज पार्टिकल है, इससे जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हैं, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितने सरफेसेस से बाहर निकल रही होगी, एक ये दो, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, टोटल 2 सरफेस, एक अप डाउन तो टोटल 4, और जो फ्रंट और बैक के जो सरफेस होंगे, ये ऐसे टोटल 6 सरफेसेस से जो इसका फ्लक्स है वो पास हो रहा होगा, और इक्वली पास हो रहा होगा। और हमें ये पता है कि जो टोटल फ्लक्स है गॉस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, दैट इज गिवन बाय ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू, चार्ज कैपिटल क्यू है, बाय एप्सिलॉन। सो ये टोटल फ्लक्स होगा यहाँ पे, और ये कितने सरफेसेस से पास हो रहा है, 6 सरफेसेस से पास हो रहा है, और सबसे इक्वली पास हो रहा है। तो ये मान लेते हैं कि ईच सरफेस से जो फ्लक्स है वो फाई है, सो 6 सरफेसेस से हो जाएगा 6 फाई, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, क्यू बाय एप्सिलॉन नोड के इक्वल होना चाहिए। सो एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स दैट विल बी क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नोड, और यही यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका एक लोअर सरफेस है उससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। और जब भी आप पासिंग फ्लक्स की बात कर रहे होंगे तो आपको हमेशा नेट फ्लक्स लेना होता है, दैट इनवर्ड फ्लक्स माइनस आउटवर्ड फ्लक्स, नेट फ्लक्स कितना होगा। यहाँ पे हर सरफेस से जो फ्लक्स है वो हमेशा आउटवर्ड है, सो दैट्स वाई यहाँ पे नेट फ्लक्स की वैल्यू होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Electric dipole has a fixed dipole moment P, which makes angle theta with respect to x-axis. When subjected to electric field,
in x direction, experience torque in x direction. When subjected to another field, it experience torque जो कि जस्ट नेगेटिव है. द एंगल थीटा इज, तो ये बताना है कि यहाँ पे थीटा कितना होगा. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको साइड में कर देते हैं. सो सपोज कीजिए ये हमारे पास एक्सिस है, ये हमारे एक्स और वाई एक्सिस है, और जो डायपोल मूवमेंट है हमारी, जो हमारी डायपोल है वो समथिंग लाइक कुछ ऐसे है. और जो ये डायपोल है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रही है, थीटा क्रिएट कर रही है. जो ये एंगल है थीटा, और डायपोल का मैग्नीट्यूड है पी. सो इस डायपोल को वी कैन राइट पी इज इक्वल टू पी ऑफ कोस थीटा प्लस पी ऑफ साइन थीटा, सॉरी पी कोस थीटा आई एंड पी साइन थीटा जे. ये हम ऐसे डायपोल को लिख सकते हैं. नाउ फर्स्ट सिनेरियो में जब फील्ड लगती है E1 और जो कि है EI, सो टॉर्क वन क्या होगी यहाँ पे, नेगेटिव ऑफ P क्रॉस E1, और E1 और P की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है. सो माइनस P cos थीटा I प्लस P sin थीटा J इंटू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्रॉस प्रोडक्ट में, दैट इज EI. नाउ वी नो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा डिफरेंट डायरेक्शंस का होता है, सेम डायरेक्शन का नहीं होता. सो यहाँ पे I और I का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा, ओनली J और I का यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा. एंड आई थिंक यहाँ पे जो टॉर्क है इसके अंदर मिस्टेक है, इट शुड नॉट बी I, इट शुड बी K, बिकॉज ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो हो जाएगा, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है नेगेटिव साइन एज इट इज P साइन थीटा इंटू E, और ये हो जाएगा हमारे पास J क्रॉस I, और जो J क्रॉस I होता है दैट इज गिवन बाय K. So this is I. So it will be minus PE sin theta of K. ये हो जाती है हमारे पास टॉर्क वन. अब टॉर्क टू पे जाएं अगर हम, तो ये भी सेम होगी, माइनस P क्रॉस E2, और फिर से P cos थीटा I प्लस P sin थीटा ऑफ J क्रॉस √3, एंड इट इज E1. ओके, मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. सो यहाँ पे जस्ट E आ जाएगा रूट के अंदर, एंड अब डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन कम्स आउट टू बी J. नाउ ये भी J है, ये भी J है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा. तो अब सिर्फ हमारे पास बचता है I क्रॉस J, सॉरी दिस इज J क्रॉस I. सो जो J क्रॉस I होगा वो नेगेटिव के होता है, सो ये शुड भी पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे. सो नेगेटिव साइन एज इट इज, P आ जाएगा एज इट इज, √3 भी एज इट इज आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा साथ में, और I क्रॉस J हमारे पास हो जाएगा K. नाउ एज पर क्वेश्चन जो हमारे पास टॉर्क 2 है, टॉर्क 2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टॉर्क 1. सो टॉर्क 2 ये है माइनस P √3E कोस थीटा, दोनों में K है तो K को हम कैंसिल कर दे रहे हैं, और टॉर्क 1 के साथ नेगेटिव साइन लगाना है, PE साइन ऑफ थीटा. सो P से P कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, एंड आई थिंक ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ये जो E है ये रूट के अंदर नहीं होगा, यहाँ पे ये E रूट के बाहर है. सो जो E है रूट के बाहर है होना चाहिए यहाँ पे, तभी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं. सो E से E कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, और कोस उधर चला जाएगा, तो √3 आ जाता है हमारे पास टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा √3 कब होता है, 60 डिग्री पे. सो ऑप्शन जो ए होगा दैट विल बी द राइट आंसर. आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
So four closed surfaces corresponding charge distribution are shown below. Let the respective electric flux through the surfaces will be phi 1, phi 2, phi 3, phi 4. Then हमें जो फ्लक्सेस हैं उनके बारे में बताना है. तो जो फ्लक्स है, अगर हम जो गोस थ्योरम है उसके बेसिस पे स्टडी करें तो फ्लक्स होता है वो नेट चार्ज पे डिपेंड करता है. E डॉट डी एस इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड कि टोटल चार्ज कितना है बाय एप्सिलॉन नॉट. अब जो आपका S1 है इसके अंदर टोटल चार्ज 2 क्यू है. जो S2 है, अगर हम यहाँ पे देखें ये माइनस क्यू है और ये प्लस 3 क्यू है, तो S2 के अंदर भी 2 क्यू का चार्ज है. S3 के अंदर देखें, अभी आपको सिर्फ जो ये मतलब कि रीजन बनाया गया है, क्लोज सरफेस बनाया गया है, इसके अंदर देखना है, इसके बाहर नहीं देखना. तो इसके अंदर तो 2 क्यू है. एंड S4 में देखा जाए अगर, सो इट इज 8 माइनस 6. सो अगेन 2 क्या होगा. यहाँ पे जो आउटसाइड चार्ज है उसको नहीं देखना हमें, ओनली इनसाइड चार्ज को देखना है. सो सबके अंदर जो चार्ज है, इनसाइड चार्ज वो सेम है, नेट चार्ज. तो जो फ्लक्स है सबके लिए वो भी सेम होगा. मींस ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. So the region between two concentric sphere of radii A and B respectively, see figure, ये फिगर दिया गया है हमें. रीजन बिटवीन टू कंसेंट्रिक स्फेयर्स, ये दोनों के दोनों स्फेयर हैं हमारे पास ए एंड बी रेडियस के, हैव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू ए बाय आर. मीन्स ये दोनों के बीच का जो ये वाला रीजन है, जो ये वाला रीजन है, इस रीजन की जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज गिवन बाय ए बाय आर, वेयर ए एंड आर कांस्टेंट, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. एट सेंटर, एट ए सेंटर ऑफ द स्फेयर, यहाँ पे सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज भी है. The value of A such that the electric field in the region between the spheres will be constant. तो हमें क्या करना है, ये दोनों जो स्फेयर्स हैं इनके बीच में यहाँ पे कोई एक पॉइंट लेना है. ये सपोज आपने एक पॉइंट ले लिया, कितने डिस्टेंस पे, हाइपोथेटिकली r डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया. तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है जो कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि किसी भी वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. तो उसके लिए हमें a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. For that we have to solve the value of A. So first of all हम क्या करेंगे, जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों स्फेयर के बीच में, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. और फिर जो सेंटर में जो चार्ज रखा हुआ है इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और दोनों का सम करेंगे और फिर देखेंगे कि उस सम को कांस्टेंट कैसे किया जा सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी वजह से देखते हैं. अब हमारे पास दो स्फेयर हैं. मींस सपोज कीजिए ये पहला वाला स्फेयर है और ये दूसरे वाला स्फेयर है जो इसके अराउंड है. और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन बिकॉज वेरिएबल चार्ज डेंसिटी है तो यहाँ पे एक थिकनेस का एलिमेंट कंसीडर किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, x डिस्टेंस पे, सच दैट कि ये जो डिस्टेंस है सेंटर से ये x है और जो ये थिकनेस है इस एलिमेंट की वो dx है. एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, स्फेरिकल एलिमेंट, जिस जो x डिस्टेंस पे और जिसकी थिकनेस dx है. तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आ जाएगी इस एलिमेंट की dv, दैट विल बी 4 पाई x स्क्वायर dx. और इस पॉइंट पे जो डेंसिटी होगी रो x, दैट विल बी a बाय x. तो जो चार्ज हो जाएगा dq विल बी गिवन बाय रो x dv and equal to a by x 4 pi x square dx. ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है यहाँ पे एंड इट इज 4 पाई a x dx इज इक्वल टू डी क्यू. ये हमारे पास चार्ज डेंसिटी, स्मॉल स्मॉल जो एलिमेंट है उसके ऊपर चार्ज आ जाता है. अब टोटल चार्ज पता कर सकते हैं हम इजीली. टोटल चार्ज कैसे मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करके, और इंटीग्रेट हम करेंगे जो लिमिट्स होंगी, बिकॉज चार्ज डेंसिटी हमारी a टू b है, मीन्स सिर्फ इस वाले इन दोनों के बीच में चार्ज डेंसिटी है. तो इंटीग्रेट हम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट करेंगे. लोअर लिमिट स्मॉलर स्फीयर की रेडियस है दैट इज a,
और अपर लिमिट हो जाएगी बिगर स्फेयर की रेडियस दैट इज p, सो दैट विल बी a to b इंटीग्रेशन. सो 4 pi a x square by 2 लिमिट्स a to b, ये यहाँ पे कट करके 2 कर देगा. सो 2 pi a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आ जाता है हमारे पास टोटल चार्ज ऑन स्फेयर. सेंटर वाले चार्ज की बात नहीं कर रहे हम, स्फेयर के ऊपर की जो चार्ज है दैट इज 2 पाई a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये चार्ज है हमारे पास इस स्फेयर का. नाउ हमने टोटल चार्ज तो फाइंड आउट कर लिया, बट अब हमने क्या बोला था ओरिजिनल क्वेश्चन में, अगर हम इस डायग्राम पे वापस आए कि हम एक पॉइंट चूज करेंगे जो कि r डिस्टेंस पे होगा और उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो वो करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करनी होगी कि हम यहाँ पे एक सरफेस बनाएंगे, गॉसियन सरफेस, और वो भी स्फेरिकल ही होगा एट r डिस्टेंस, और उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे. तो फॉर दैट वी कैन डू दैट इंटीग्रल ई आर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर ds, इसका सरफेस एरिया इंटू क्यू अप टू r. और ये देखिए, ये स्फेयर का चार्ज अप टू r डिस्टेंस तक है, ना कि स्फेयर का टोटल चार्ज. स्फेयर का टोटल चार्ज ये है, बट अब हम स्फेयर का चार्ज ले रहे हैं अप टू ओनली r डिस्टेंस बाय एप्सिलॉन नॉट. तो क्यू आर कैसे निकालेंगे हम, क्यू आर निकालने के लिए जो ये इंटीग्रल था, जो इसको हमने a से b तक किया था, अब इसको हम a से स्टार्ट करके ओनली r तक लेके जाएंगे. तो यहाँ पे जो लिमिट्स होंगी वो a टू r होंगी, और जो क्यू आर आ जाएगा सिमिलरली जस्ट सोल्व करेंगे कि b की जगह पे r रख दीजिए, दैट विल बी 2 पाई a r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट विल बी क्यू आर, वैल्यू ऑफ क्यू आर. सो ई आर अप टू आर रेडियस जो हमारा सरफेस एरिया आएगा दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर स्फेयर का, इक्वल्स टू 2 पाई ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे 4 पाई इसको कैंसिल करके 2 कर देगा, एंड जो ई आर आ जाता है हमारे पास, ई आर कम्स आउट टू बी ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर, और साथ में एप्सिलॉन नोट भी है, एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर. अब क्या करते हैं, ये हमारे पास आर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज, जो ये स्फेरिकल चार्ज था इसकी वजह से. अब आर पॉइंट पे जो सेंटर में क्यू चार्ज है उसकी वजह से भी फील्ड आएगी, तो ई एट आर ड्यू टू क्यू वो होगी, बिकॉज वो पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है दैट इज सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर. तो जो टोटल फील्ड हो जाएगी इस पॉइंट पे, ई टोटल क्या होगी, दोनों का सम होगी. सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे, तो फॉर दैट यहाँ पे हमें नीचे 2 पाई चाहिए होगा, 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर भी हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट कॉमन ले पाए. सो ये बन जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो चला गया यहाँ से, और यहाँ पे बचता है 2 पाई ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में दोनों के कॉमन आ जाएगा, सो दिस विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू प्लस 2 पाई ए आर स्क्वायर माइनस 2 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर। और अब इसको थोड़ा सा स्प्लिट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, बिकॉज एज पर क्वेश्चन क्या बोला गया है लास्ट में कि जो फील्ड है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर फील्ड कांस्टेंट है मतलब कि वो आर पे डिपेंड नहीं करेगी, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, बेसिक सी मेथडोलॉजी है। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, 2 पाई ए कांस्टेंट है, आर वेरिएबल है, एंड दिस ये ए भी कांस्टेंट है। तो हमें यहाँ पे आर की इंडिपेंडेंस खत्म करनी है, तो व्हाट वी डू, हम इसको स्प्लिट कर देते हैं सभी सभी टर्म्स को ऐसे। इट इज बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस 2 पाई ए आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी 2 पाई ए माइनस 2 पाई ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो नाउ अब अगर इस पूरी टर्म को कांस्टेंट होना है, कांस्टेंट होना है तो इसको आर की इंडिपेंडेंस को खत्म करना होगा। मींस जो ये वाली टर्म है एंड ये वाली टर्म है, इन दोनों को एक दूसरे को कैंसिल करना पड़ेगा, और ये दोनों का, इन दोनों का सबट्रैक्शन जीरो के इक्वल होना चाहिए। दैट्स द पॉइंट हियर ओनली। सो हम इन दोनों के सबट्रैक्शन को जीरो के इक्वल रख देंगे। सो क्यू बाय आर स्क्वायर माइनस 2 पाई ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो, और यहाँ से एलसीएम लेके वी कैन से क्यू इज इक्वल टू 2 पाई ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, सो ए इज इक्वल टू क्यू बाय 2 पाई ए स्क्वायर। ऊपर जाके कंपेयर करते हैं, ए इज इक्वल टू क्यू बाय 2 पाई ए स्क्वायर। सो जो ऑप्शन सी है हमारा दैट मैचेस परफेक्टली, सो दिस विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इन द स्पेस गिवन बाय, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पे ई नोड की वैल्यू हमें पता है। फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर सरफेस ऑफ रेडियस 0.2 मीटर पैरेलल टू वाई एंड जेड एक्सिस नियरली इज। सो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, रेडियस पता है हमें सर्कुलर सरफेस की, और उसके थ्रू हमें फ्लक्स बताना है। सो फॉर दैट क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर लेते हैं एंड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो हियर वी गो। सपोज ये हमारा एक्सिस है एंड यहाँ पे हमारा जेड प्लेन भी होगा, ये तो ये एक्स प्लेन हो गया, ये वाई प्लेन हो गया, साथ में हमें जेड प्लेन भी बनाना पड़ेगा। सो दिस इज आवर जेड प्लेन। अब जो आपका सर्कुलर सरफेस है वो किसके अंदर है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। मींस आपका सर्कुलर सरफेस कुछ ऐसे है, यहाँ पे है। सो इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। जो हमारा सरफेस है सर्कुलर वो कुछ ऐसे है, इस वाई जेड प्लेन के अंदर है। लेट मी मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल कि इसकी जो डायरेक्शंस होंगे वो कुछ ऐसे होंगे। नाउ कमिंग टू द, हमें बताना है यहाँ पे फ्लक्स बताना है। सो जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज गिवन बाय ई डॉट डी एस इंटीग्रल या ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। अब जो ये वाला हमारा सरफेस है सर्कुलर सरफेस, ये वाई जेड प्लेन के अंदर है। मींस जो इसका एरियल वेक्टर होगा वो आइदर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अंदर होगा, इसका जो एरियल वेक्टर है। सो डिपेंडिंग अपॉन जो ई है, ई का हमें सिर्फ एक्स वाला जो कंपोनेंट है वो यूज करना है, और हमारा जो फ्लक्स है या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि एरियल वेक्टर आप पॉजिटिव एक्स में लेते हो नेगेटिव एक्स में लेते हो। बिकॉज सभी के सभी आंसर पॉजिटिव है, मींस जो एरियल वेक्टर है वो पॉजिटिव एक्स में लिया गया है, तो हम वही यूज करते हैं कि हमारा एरियल वेक्टर ये होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है यहाँ पे ई नोड आई प्लस 2 ई नोड जे डॉट जो एरिया है, इट इज सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, डॉट आई। सो आई डॉट आई यहाँ पे 1 हो जाएगा और जे डॉट आई 0 होता है, सो आंसर विल बी पाई आर स्क्वायर ई नोड
पाई इज यहाँ पे आई थिंक ओके, so 3.14, radius is 2 by 100 एंड ई नोड की वैल्यू हमारे पास 100 ऑलरेडी अवेलेबल है, सो 100 से 100 कैंसिल हो जाता है। 3.14 इंटू 4 तो 56 इंटू 0.12 साथ में है और डिवाइड बाय 100, सो ये आ जाता है 0.1256 जो कि हमारे ऑप्शन ए के साथ मैच करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2-point dipoles P1 and P2 are at a distance x from each other and P1 is parallel to P2. Force between the dipoles. तो दोनों dipoles के बीच का हमें यहाँ पे force बताना है। So let's start. Now ये बोला गया है कि जो दोनों dipole हैं वो एक दूसरे के parallel है। So let's draw two dipoles. दो dipoles draw कर लेते हैं। ये P1 है और ये dipole P2 है। P1 P2। Now जो P1 dipole है या तो दोनों इस वे में एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं, बिकॉज दोनों एक दूसरे के पैरेलल बोला गया है, या तो आइदर दे कैन बी पैरेलल लाइक दिस, इस कॉन्फ़िगरेशन में हो सकती हैं, या फिर दे कैन बी इन दिस कॉन्फ़िगरेशन। ये P1 हो जाएगी और ये P2 हो जाएगी ना। दोनों में सटल सा डिफरेंस है, ये P1 है और ये P2 है। इस सिनेरियो में दोनों डाइपोल एक दूसरे के इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होगी। और इस कॉन्फ़िगरेशन में दोनों डाइपोल एक दूसरे के एक्सियल उस पे हैं, एक्सियल आई कैन से फॉर्मेशन में है, एक्सियल पॉइंट्स पे एक दूसरे के, तो यहाँ पे एक्सियल फील्ड यूज होगी। तो हम दोनों के लिए सोल्व करेंगे एंड लेट्स मैच करते हैं कि कौन से के साथ हमारा आंसर मैच करेगा। सो फर्स्ट इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज करते हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें x गिवन है, तो हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मान के चलेंगे कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारा x होगा। नाउ P1 की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, बिकॉज एक्सियल पॉइंट तो है तो डबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है 2P1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड x क्यूब, और इसकी आगे जो फोर्स हो जाएगा इन दोनों के बीच का फोर्स यहाँ पे होगा P2 क्रॉस डाइपोल्स के केस में जो फोर्स होता है डाइपोल मूवमेंट क्रॉस रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड, सो DE1 या DEP1 बाय DX, सो P2 एज इट इज इनटू जो ये वाले कंपोनेंट है इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे ओनली x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, सो 2P1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड एज इट इज रहेगा। x क्यूब माइनस क्यूब है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -3 x रेज्ड पावर 4 एंड दैट्स यही होगा। सो दिस विल बी -6 P1 और ये माइनस नेगेटिव पावर है P1 P2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड x4। सो एक आंसर हमारा ये आता है। और इस सिनेरियो में जो हमारी फील्ड होगी वो होगी इक्वेटोरियल वाली, तो यहाँ पे जो EP1 हो जाएगी दैट विल बी P1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड x क्यूब, और जो फोर्स हो जाएगा दैट विल बी P2 इंटू dPE1 बाय dx, सो P2 इंटू P1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड एंड यहाँ पे आएगा -3 x रेज़ टू पावर -4 डेरिवेटिव करके, और ये हमें देता है -3 P1 P2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड x4। अब अगर हम आंसर्स मैच करें तो यहाँ पे 6/x4 है, तो यहाँ पे देखिए 6/x4 वाला आंसर है, 3 वाला आंसर है, बट यहाँ पे x क्यूब गिवन है, x4 नहीं गिवन। सो जो ऑप्शन सी है फ्रॉम दिस सिनेरियो, ऑप्शन जो सी है दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
So the flat base of a hemisphere of radius a with no charge inside it lies in horizontal plane. A uniform electric field E applied at angle pi by 4 with the vertical direction. The electric flux through the curved surface of the hemisphere. तो हमें ये बताना है कि कर्व सरफेस हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा. सो जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए कि कर्व सरफेस से कितना सरफेस फ्लक्स पास होगा, तो दैट्स बिकम कंफ्यूजिंग बिकॉज जो कर्व वाला है यहाँ पे एरिया निकालना डिफिकल्ट हो जाता है. बट वी नो कि जो भी फ्लक्स इस कर्व सरफेस से जा रहा होगा उसको सबसे पहले ये सर्कुलर सरफेस से पास आउट होना पड़ेगा. और तो हम सिर्फ अगर इस सर्कुलर सरफेस के लिए फ्लक्स निकाल दे तो वही सेम फ्लक्स कर्व सरफेस से भी पास हो रहा होगा. सो दैट्स मेक्स इट सिंपल. सो जो 5 हो जाएगा दैट विल बी ई डॉट ए. और यहाँ पे ई की वैल्यू सिंपली ई है. एरिया हो जाएगा सर्कुलर सरफेस वाला, सो दैट विल बी पाई इंटू रेडियस. फ्लैट बेस की रेडियस यहाँ पे ए है, सो पाई ए स्क्वायर. और दोनों के बीच का एंगल है पाई बाय 4, सो कोस 45. सो आंसर कम्स टू बी ई पाई ए स्क्वायर बाय रूट 2, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी होगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एंगल 30 डिग्री टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सो देखिए यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. डायपोल विल एक्सपीरियंस translatory force only, translatory force in direction normal to direction, torque as well, translatory force and torque only. So जो torque होती है किसी भी डायपोल पे that is given by P क्रॉस E. अगर E कांस्टेंट भी है तो भी टॉर्क लगती है. बट जो फोर्स होता है फोर्स इज गिवन बाय P DE बाय, अब डिपेंडिंग अपॉन अगर x डायरेक्शन में है तो DE बाय dx. बिकॉज जो फील्ड है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, मींस फील्ड वेरिएबल है, तो फोर्स भी लग रहा होगा, तो टॉर्क भी लगेगी, फोर्स भी लगेगा. और जो ऑप्शन सी है दैट विल बी द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. If the electric flux entering and leaving in enclosed surface are phi1 and phi2, the electric charges inside the surface will be. Now जो entering flux है और जो existing flux है जो बाहर जा रहा है, तो उनके लिए हमारे पास नोमेनक्लेचर होता है कि जो आउटगोइंग फ्लक्स है, आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव माना जाता है और जो इनकमिंग फ्लक्स है इसको नेगेटिव माना जाता है. सो यहाँ पे जो एंटरिंग है दैट इज फाई वन, सो फाई वन इज नेगेटिव है और फाई टू यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा. तो जो नेट फ्लक्स है सरफेस के अंदर दैट इज फाई टू माइनस फाई वन. और फ्लक्स फ्रॉम द Gauss theorem, flux is equal to integral E dot ds is equal to Q by epsilon naught. So इन दोनों के एनालॉजी से ये हो जाएगा Q by epsilon naught. और जो चार्ज होगा हमारा, चार्ज कम आउट टू बी फाई टू माइनस फाई वन इंटू एप्साइलन नोड, जो कि यहाँ पे होगा ऑप्शन ए. आगे बढ़ते हैं एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. सो इस टाइप क्वेश्चन जस्ट हमने अभी किया था आई थिंक, कि जो आपका चार्ज है यहाँ पे सेम चार्ज क्यू इज प्लेस एट एल. ओके लेट मी रीड इट प्रॉपर्ली. A charged particle Q is placed at the center of O of the cube length L. यहाँ पे रखा गया है, इसके सेंटर में प्लेस कर दिया गया है. Another same charge Q is placed at distance L from O. The electric flux through ABCD. तो हमें ये बताना है ABCD के थ्रू. So this is A, this is B, this is C and this is D. तो हमें ये वाला इसमें फ्लक्स बताना है. नाउ हम यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को ओनली जो सेंटर पे चार्ज है, जो ओ पे चार्ज है क्या, उसकी उसके रिस्पेक्ट में सोल्व करते हैं और फिर यहाँ पे जो एडिशनल चार्ज है उसको ऐड करेंगे. सो फर्स्ट क्यूब बना लेते हैं बिकॉज यहाँ पे क्यूब ही मेंशन है.
सो सपोज कीजिए ये हमारा फर्स्ट क्यूब है एंड लेट्स या ओके, ये हमारा फर्स्ट क्यूब है और इसको हम कॉपी कर लेते हैं सो फ्यूचर कॉपीड। सो जो हमारा फर्स्ट क्यूब है इसके सेंटर में यहाँ पे एक चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू है क्यू और ये सेंटर का पॉइंट है ओ। ना बिकॉज इसका जो फ्लक्स है वो हर डायरेक्शन में जा रहा होगा, वो इस डायरेक्शन में भी जाएगा, इस डायरेक्शन में भी जाएगा, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर डायरेक्शन में ये फ्लक्स जाएगा और इक्वली डिवाइड होता है। मींस जो सिर्फ क्यू चार्ज की वजह से जो कि सेंटर ओ पे है उसकी वजह से जो ए बी सी डी ये है ए बी सी डी, जो ये हमारा सरफेस एरिया है वी कैन से साइड है ए बी सी डी जो साइड है उस पे जो फ्लक्स हो जाएगा दैट इज बिकॉज 6 साइड्स में फ्लक्स जा रहा है तो 6 फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोड और जो यहाँ पे फाई हो जाता है ओ की वजह से फाई ओ दैट कम्स आउट टू बी क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नोड। अब हम क्या करते हैं दूसरा चार्ज ऐड करते हैं यहाँ पे। सपोज ये पॉइंट है एक्स और बिकॉज ये पॉइंट है तो इसके अराउंड भी हम एक स्फेयर क्यूब बना सकते हैं। सो जो हमने पहले क्यूब लिया था इसके अराउंड भी हमने एक ऐसा क्यूब बना दिया। अब क्या होगा जो इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स भी सभी डायरेक्शंस में जा रहा होगा ऐसे अप आउट टू बॉटम, बट वो फ्लक्स ए बी सी डी सरफेस एरिया से पास नहीं करेगा, वो इसके सरफेस एरिया से पास करेगा या फिर जो हमारा ये वाला एरिया है या ये वाली साइड है इन साइड से वो फ्लक्स पास करेगा बट इस साइड से पास नहीं करेगा। मींस उसका एबीसीडी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा और इन शॉर्ट ये जो सारे आंसर्स हैं यहाँ पे सभी आंसर्स रॉन्ग हैं। सो आंसर विल बी क्यू बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट।